साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाडेजा जैसलमेर से। आज के मंथन में हम 4 विषय पे बात करेंगे। पहला, जो कि कई लोगों को पता नहीं है, और वो है जो कि आज ही हमें भी पता चला, और जबकि ये पहले ऑफिसर्स के लिए लागू था, लेकिन जवान जेसीयू के बारे में, इसका इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पता नहीं था। लेकिन अब ये अथॉरिटी बन चुकी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू कर दिया, और वो चीज़ है प्रो रेटा पेंशन बेनिफिशरी। दूसरा है OROP 3 के बारे में, तीसरा है प्रीमेचर के बारे में, और चौथा है आंदोलन के बारे में। तो अभी शुरू करते हैं कि प्रो रेटा पेंशन बेनिफिट क्या है। ये उन लोगों के लिए लागू है, ये तीनों सेनाओं में जिस किसी भाई ने 10 साल नौकरी की है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपने रिकॉर्ड ऑफिस से प्रॉपर अपना NOC लेके, और वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, इस तरह के किसी भी में भी जाके वो दोबारा सर्विस लगा हुआ है, तो उसको है जो 10 साल नौकरी के रेशियो के हिसाब से उसको है जो प्रो रेटा पेंशनी बेनिफिट मिलता है, जो कि अफसरों को पहले मिलता था। जवान जेसीयू को ये नहीं था, और ये केस बहुत पहले से शुरू था, लेकिन इसका जो पहला जो इसका डिसीजन आया था वो 2019 में आया था। जब लोगों ने उसके ऊपर अप्लाई किया तो एयरफोर्स वालों ने बिल्कुल इसका रिप्लाई दे दिया कि हम नहीं देंगे। तब जाके ये दोबारा पेटिशन लगी, करीब 1000 लोगों ने पेटिशन लगाई, और जब इस पेटिशन का जब दोबारा वर्डिक्ट आया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अपोज किया था उसको पहले दिन ही हेयरिंग के अंदर इसको क्वाश कर दिया गया था, और 4 जून 2022 को ये है जो हमारा MOD से, पेंशन डिपार्टमेंट से अपना ये पॉलिसी बन गई। अब ये चीज़ आगे इतनी पब्लिसिटी नहीं हुई कि लोगों को ध्यान हो कि भाई हमारा क्या बनना हुआ है। आपको भी जिस दिन से आप NOC लेके आके ज्वाइन किया है, उसी दिन से आपको भी अपना प्रो रेटा पेंशनी बेनिफिट लागू है। जो जो बंदे हैं वो अपना अप्लाई करें। गवर्नमेंट ऑर्डर का ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये अगर आपको उसका पूरा चाहिए, अपना वर्डिक्ट चाहिए, तो वो भी आपको नेट पे ही मिल जाएगा। आपको सिर्फ प्रो रेटा पेंशन बेनिफिट का केस का हवाला देना पड़ेगा गूगल पर, वो आपका पूरा केस है जो आपके सामने आ जाएगा। उसको आप डाउनलोड कीजिए, अपने एप्लीकेशन में अटैच कीजिए, अपने रिकॉर्ड ऑफिस को भेज दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। जब से आप गए हैं तब से आपका जिस हिसाब से, जिस रेशियो से आपकी पेंशन बननी है वो आपको मिलेगा। तो वो एक तो वो बात हो गई। दूसरा हो गया OROP 3। हमारे एक कर्नल साहब ने, रिटायर्ड है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी OROP 3 के बारे में जानकारी के लिए। उन्होंने तीनों सेना अध्यक्षों को और रक्षा मंत्री को लिखी थी। आश्चर्य इस बात का है कि रक्षा मंत्री जी अगर जवाब देते तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मार्फत हमारे को वो चिट्ठी कर्नल साहब को दिलवाते। तब तो कुछ बात बनती कि भी सरकार इसके बारे में कुछ सोच रही है, कुछ नहीं सोच रही है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो उन्होंने रक्षा मंत्री जी को एड्रेस किया था और कॉपी टू तीनों सेना अध्यक्षों को किया था, तो जो जो डायरेक्टर जनरल है जो अपने एयर वेटरन के, उनके ऑफिस से चिट्ठी जारी हो गई, और कर्नल साहब को जवाब मिल गया कि जब तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसका कोई सर्कुलर जारी नहीं करती है, तब तक आप है जो OROP 3 का नाम ही मत लीजिए। यानी कि सरकार में OROP 3 के बारे में जितने अभी वीडियो आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ ये सब भ्रमजाल है। सरकार ने अभी कुछ नहीं किया है, किसी ने कोई नाम नहीं लिया है। अब ये सरकार आई है, इस पे क्या होगा? हाँ, एक चिट्ठी जो अपना सचिव भारत सरकार, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ने बीच में किसी संगठन की नेता की जो चिट्ठी आई थी, जिसने उन्होंने पूछा था कि हमारे 8वें पे कमीशन का क्या हो रहा है, तो उन्होंने रीडायरेक्ट किया था पे कमीशन सेल को। उसके साथ में एक चिट्ठी और अटैच की थी कि OROP 3 के अंदर
चार सचिव जो मतलब डेप्यूट किए थे, किसके द्वारा? भारत सरकार के सेक्रेटरी द्वारा, क्योंकि तब हमारा ये चुनाव का माहौल चल रहा था और हम लोग उसके अंदर वो पीएम के हाथ में कुछ नहीं था। तो सेक्रेटरी ने डायरेक्शन के हिसाब से वो कमेटी भी बनी थी और वो चिट्ठी भी 8th पे कमीशन सेल को गया है। लेकिन अब सरकार बन गई है, क्या उसको जो सेक्रेटरी ने फॉरवर्ड किया है उसको एज इट इज आगे इम्प्लीमेंट करती है या उसके ऊपर आरी चलाती है? वो तो ये गवर्नमेंट जाने, पीएम जाने, रक्षा मंत्री जाने, डिफेंस मिनिस्टर जाने और इनके डिपार्टमेंट जाने। इसलिए वो भी अंधकार में ही, बादलों के अंदर ही छुपी हुई है। तो इसके ऊपर भी जितने भी वीडियो जो कुछ भी चल रहा है, टेबलें सेबलें, कहीं कुछ नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं है भाई साहब। जब होगा ना, आपको अथॉरिटी के साथ के अंदर वाकायदा टेलीफोन के साथ में देंगे कि आप है जो भारत सरकार से इस टेलीफोन से हाँ ना में जवाब ले लीजिए। अब हम आते हैं प्रीमेचर में। तो मैंने इसमें एक क्लिप दी है कि कैसे एक मतलब एयरफोर्स का बंदा अपना टर्म्स एंड कंडीशन, जो इंगेजमेंट होता है हमारा इनिशियली भर्ती होते टाइम 20 साल का, तो वो सार्जेंट है और वो अपना 20 साल करके आ जाता है और उसको है जो प्रीमेचर बना के बाहर कर दिया जाता है। क्यों? कि वो सार्जेंट है और सार्जेंट को 57 ईयर्स तक अगर प्रमोशन नहीं भी होता है तो नौकरी करने का अधिकार है। तो अब वो आ गया तो वो प्रीमेचर हो गया। तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान नेवी एयरफोर्स में ज़्यादा मतलब ये नुकसान हो रहा है, बशर्ते कि आर्मी के अंदर। आर्मी में तो फिर भी तकरीबन आदमी अपनी रैंक की नौकरी करके आ ही जाते हैं। बहुत कम आदमी है, क्योंकि हमारी रैंक की नौकरी कम ही है। हम तो सूबेदार भी है तो मतलब 28 साल करेगा, 20 साल का आया तो 48 साल, 50 साल से पहले वो भी आ जाएगा। सूबेदार मेजर तो 52 साल में आ जाएगा, इसलिए सूबेदार मेजर की 54 साल रखी हुई है। लेकिन वो तो 57 ईयर्स तक कर सकते हैं वहाँ के उनके मास्टर वारंट ऑफिसर, यानी कि सार्जेंट से लेके वारंट ऑफिसर से लेके और मास्टर वारंट ऑफिसर तक 57 ईयर्स तक कर सकते हैं। जो उनके ऑफिसर्स है एयरफोर्स के, वो सारे के सारे चाहे हमारे, वो है जो 62 ईयर्स तक कर सकते हैं। लेकिन वो भी हमारी ORP में शामिल है। चलो, इसलिए प्रीमेचर के केस में जहाँ तक हो सके जो हमारा टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट, ये कोर्ट के द्वारा दोबारा डेफिनेशन के लिए रिकमेंड किया जाना चाहिए और कोर्ट ये सरकार को डेफिनेशन दे कि जिसने टर्म्स ऑफ कंडीशन ऑफ इंगेजमेंट पूरा कर लिया है उसको प्रीमेचर की कैटेगरी में नहीं मत डालो। तब जाके भाइयों आप लोग मेन स्ट्रीम में आओगे और आप जो OROP के काबिल बनोगे। ये तो आपको कोर्ट से करवाना ही पड़ेगा। सरकार नहीं मानेगी, सरकार नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। अब आते हैं हम आंदोलन के ऊपर। आंदोलन करो, आंदोलन करो, आंदोलन करो, जंतर मंतर पे आंदोलन करो। आज एक तस्वीर भी वायरल हो रही है कि कल मैंने वीडियो में बोला था कि FEA का जन्म जो हुआ है वो जंतर मंतर पे हुआ है, कोई डाउट नहीं है। अब आंदोलन कैसे करना है, तो FEA के घटक और FEA के और साथ आने वाले जो दल है, पूरी कोशिश की जाएगी। सरकार नहीं बनी है तो FEA कभी भी आंदोलन से पीछे नहीं है, लेकिन कैसे करना है वो FEA के पदाधिकारी जो चुने हुए हैं वो उसको आगे बढ़ाएंगे। मैंने ये कहा है कि जो जन्म हुआ है वो इसी के लिए हुआ है कि वक्त पड़ेगा तो FEA को जंतर मंतर पे जाने से भी कोई हिचक नहीं है। और वो इतना जरूर मैंने साथ में जोड़ा है कि हमारा जो पक्ष रहेगा वो सीधा पक्ष रहेगा। हमारा वो जो तोड़ फोड़ आंदोलन, ये रेल रोको, टोल रोको, बसें रोको, रूट रोको, ये नहीं होगा। उसको कोई भाई साहब ने अच्छा पोस्टर बना के वो अपने आप को फौजी फंडा बोलते हैं, उनको ये पता नहीं है कि फंडा बोलते हैं किसको है। फंडा का सही मीनिंग क्या है, फौजी फंडा। तो सबको फंडे में फंसा तो दिया, और क्या चाहिए मेरे भाई, फंडा ही तो है आप, और क्या है। सही न्यूज़ तो कभी मैंने आपके चैनल पे देखी नहीं है।
कि भी ये इस अथॉरिटी के साथ में ये न्यूज़ आपने यहाँ पे रखी है और ये लोग आगे बढ़े अपनी कार्रवाई करें। ऐसा तो मुझे किसी के चैनल पे नहीं मिला है कि जो एक अथॉरिटी डाले कि इस अथॉरिटी को डालो, आगे बढ़ो, अपना काम करो। आपको चाहिए सिर्फ अपने व्यूवर और बंदों को, जो बंदे देखने वाले सब्सक्राइबर है उनको चाहिए पैसे। अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी आगे होने वाला क्या है। कि दोस्तों, जब हम नौकरी करते थे तो 3 तरह के लोग हमारे को मिलते थे JCO OR के अंदर, और तीनों में क्या डिफरेंस हुआ करता था कि एक बंदा तो चुपचाप अपनी नौकरी कर रहा है, उसको अपनी नौकरी में सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मेरी कैसे भी नौकरी पक जाए, मेरी रोटी पक जाए, मेरी पेंशनरी नौकरी हो जाए, मैं अपने घर जाऊं। पहला आदमी। दूसरा आदमी हाथ में फाइलें इकट्ठी कर लेगा, इधर से इधर भागेगा, इधर से इधर भागेगा, इधर से इधर भागेगा, लुक बिजी डू नथिंग, करता कुछ नहीं है लेकिन बिजी बहुत रहता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा होते थे। तीसरा व्यक्ति जो कानों में फूंके मार मार के अपना काम आगे बढ़ाया जा रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ फूंक मारना है, और कानों के कच्चे लोग सुनते थे और ये सारा काम होता था। ये जब वापस हम लोग आए अपने इस समाज में, तो यहाँ पर भी जो बंदा वहाँ सिर्फ अपनी पेंशन पकाने के लिए चुपचाप हर चीज सहन करता हुआ बगैर मुंह खोले अपनी पेंशन पका के आ गया, उसको आज आपके आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? कि जैसे वो वहां पर अपनी ईमानदारी से सिर्फ नौकरी 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 कर रहा था, यहाँ आके भी वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ, या तो नौकरी या अपना धंधा या बिजनेस, उसमें खोया हुआ है। आपके इसमें कोई मतलब नहीं है, आंदोलन में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। अब रह के बाकी वाली दूसरी कैटेगरी, तो ये जो दोनों कैटेगरी है, ये दोनों कैटेगरी 2 विभाग में बट गई। एक विभाग तो चला गया कोर्ट की साइड में, ठीक है ना, वो कौन सा गया आपको पता है, और लुक बिजी डू नथिंग, ठीक है ना। और एक विभाग वो है, ठीक है ना, जो चला गया राजनीति के अंदर। अब उनको राजनीति चाहिए, पार्टी चाहिए और अपने सदस्य चाहिए। तो आज हम रियली 3 स्तंभों में खड़े हैं, कि 3 तो ये बने हुए ही है, चौथा स्तंभ जो बना हुआ है वो है हमारा अपने संगठनों को अभी जागरूक होने के बाद में, जो साबका संघर्ष कमेटी ने शायद चाहे 1 साल चलाया हो, मैं आज उसका तो कायल हो ही हूँ कि जो उसने काम किया वो अच्छा किया, लोगों को जगाया है, और कम से कम वो अधिकारी रहित जो JCO जवान इकट्ठे होके अपना वो बना लिया, संगठन बना लिए। लेकिन अब यहाँ पर क्या कि इधर भी 2 फाड़ हो जाता है, और वो 2 फाड़ कैसे होता है कि हमारे बहुत सारे 50% से भी ज़्यादा लोग जो है वो लीग से जुड़े हुए हैं, और लीग से जो बंदा जुड़ा हुआ है वो लीग की नौकरी कर रहा है, क्योंकि लीग में सारे पदाधिकारी बड़े से बड़े जनरलों से सारे लीग में जुड़े हुए हैं। सारा सरकार का पैसा लीग में आता है, सारा मतलब जो भी है लीग के अंदर आराम से हमको तनख्वाहें मिलती है, सब कुछ मिलती है। वो सारा लीग छोड़ के बाहर क्यों आएगा भाई? पेंशन उनको अपनी जैसी मिलनी है मिलती रहेगी, और बाकी लीग में उनको कहीं न कहीं किसी न किसी जगह बंदे सेट है, वो तो सेट है, तो वो छोड़ के क्यों आएगा? अब हम लोग जोश में आके जो एक मतलब अब लीग वाले सब घोड़े पे सवार है भाई, वो तो सब घोड़े पे सवार है। लेकिन अब जो ये स्वायत्त संगठन हमने बनाए हैं अपने, ये संगठन वाले तो सब पैदल है भाई। 4 पैसे इकट्ठे करने तो हमने अपने पॉकेट से करने हैं, आवाज उठानी है तो अपने आप खुद उठानी है। कोई सुने या न सुने वो बात अभी अलग है। हमारे आगे हमें लीड करने वाला सही लीड कर रहा है या धोखा दे रहा है, ये अपने को पता नहीं है। तो आखिर हम करें तो करें क्या? इसलिए भैया 3 स्तंभ तो वो थे और 2 स्तंभ ये हो गए, लीग और ये। अब हम बन गए पंच तत्वों के पुतले। अब 5 दिशाओं में, दिशाएं तो अब ब्राह्मणों के हिसाब से तो बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन हम 4 दिशा तो मान ही रहे हैं। तो 4 दिशाओं के बाद भी 5वीं दिशा एक और है हमारी,
तो 5 दिशाओं में हम फैले हुए आदमी कब इकट्ठे होंगे, हमें अपने हक मिलेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है ना। फिर भी मैं एफवीए का होने के नाते उम्मीद नहीं छोड़ता हूं कि संघर्ष का हर रास्ता अपनाने के लिए एफवीए तैयार है, बशर्ते इसके साथ में सारे बंदे जो काम करना चाहते हैं वो आए एफिडेविट के साथ में कि संघर्ष करो हमारे साथ में। क्योंकि पहले जैसे 2 साल के अंदर 1 साल में जो भी चीजें हुई है, नवंबर में शुरू हुए थे, पिछले नवंबर अब वापस आने वाला है, तो जैसा साहब का संघर्ष कमेटी के प्रगट सिंह साहब की जो बेइज्जती लोगों ने बाद में काम करने के बाद में, उनके नाम लेने के बाद में, उनका इतना 95 साल का बता के उनका किस तरह उनको हाईलाइट करके और लोगों को मतलब एक तरह से चुंबकीय आकर्षण देके और उनको एक तरह से बिल्कुल ही वो बोलते हैं सम्मोहित करके और एकदम से चढ़ा दिया और आज उठा के उसको घर के कोने के अंदर डाल दिया, कोने में डाल दिया उसको। आज वो कोई नहीं है। तो अगर ऐसे करने वाले हैं तो फिर उसमें हम एफई वाले नहीं हैं। हम ये बोलते हैं कि अगर आना है तो पूरे हिंदुस्तान से, क्यों क्या बोल दिया ना, लीग हमारे साथ नहीं आएगा, वो अधिकारियों को नहीं छोड़ेंगे। क्यों कि जैसा 1725 के 24 के बाद में ब्रिटिश जब भी आया है तब से लेके जो हमारे को गुलामी की आदत पड़ी हुई है, तो कुछ बंदे हैं जो गुलामी नहीं छोड़ना चाहते भाई। पहले 47 से पहले गुलाम थे, फिर आर्मी एक्ट, आर्मी में गुलाम थे, गुलाम हुए, गुलाम ही रहेंगे। और अब वो लीग के अंदर गुलाम है, लीग के अंदर गुलाम है। लेकिन कम से कम जो अपना संगठन लेके हम चल रहे हैं, तो 2 चीज़ों को तो हमने कम से कम, चाहे साहब का ने किया, चाहे हमने उनकी विचारधारा को अपना के आगे किया कि नहीं, इसमें राजनीतिज्ञ और अधिकारी नहीं आएंगे, हम अपना चलाएंगे। चलो ये चीज़ ठीक है। अब इस सरकार के पास भी स्टेप बाय स्टेप हमें बहुत शॉर्टली पहुंचना है कि भाई हमने 3 जज की कमेटी, वही हमारी दोबारा मांगे, कोई नई नहीं है। मानते हो तो अच्छी बात है, कम से कम रिमाइंडर तो नई सरकार को देंगे ही देंगे ना। जब सरकार इस चीज़ पर नहीं देंगी तो भाई आखिर जंतर मंतर तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन जाने से पहले जब तक जो ये संगठन है ये लड़ने के लिए सारे के सारे एज ए एफिडेविट दे के साथ में नहीं आते हैं, तब तक कोई जाके वहाँ अपनी कराने से कोई फायदा नहीं है। क्यों कि टांग खींचने वाला अभी भी जिंदा बैठा है, मतलब कोई भी है, टांग खींचे बगैर नहीं रहेगा। ठीक है ना। कोर्ट वाला अपना काम कर रहा है, जिसने पार्टी बनाई वो अपना काम कर रहा है, सैनिक एक है, कोर्ट में जाए, समा उसमें जाए, आंदोलन में आए या अपनी नौकरी करके अपना पेट पाले। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, सैनिकों को एक चीज का पता है कि किसी ने अगर सैम मानेकशॉ की जीवनी पढ़ी है तो उसमें एक चैप्टर में आता है, इंदिरा गांधी के साथ संवाद होता है, जहाँ इंदिरा गांधी एक अध्यादेश लेके आती है संसद के अंदर। जब उसका ड्राफ्ट बनता है और उस ड्राफ्ट का पता चलता है जनरल सैम मानेकशॉ को, तो वो ड्राफ्ट पता क्या था कि संडे की पेमेंट आर्मी की कट हो, क्योंकि संडे को आर्मी को कोई काम नहीं होता है। तो सैम मानेकशॉ ने बोला कि मैं एज ए चीफ, एज ए सीनियर, वो तीनों सेनाओं के सीनियर भी थे, मैं लिख के देता हूं कि संडे को सेना का पेमेंट काट लो, लेकिन मेरी उसमें एक शर्त है कि संडे के दिन सैनिक के ऊपर कोई आर्मी एक्ट, आर्मी रूल, डिफेंस रेगुलेशन और तीनों सेनाओं के जो सेना अध्यक्ष बनाते हैं, आर्मी ऑर्डर, ठीक है ना, स्पेशल आर्मी ऑर्डर, आर्मी इंस्ट्रक्शंस, जो अपना सेना को चलाने के लिए, वो कोई भी चीज 24 घंटे उस सैनिक पे लागू नहीं होगी। जब रात को 12:01 में संडे लागू हो गया और 11:69 के ऊपर 59 मिनट के ऊपर जब पहुंचेगा, तब तक आर्मी ऑर्डर लागू नहीं होगा। इस 24 घंटे में आपका देश चाहे पूरा कैप्चर कर ले, कोई दुश्मन तो कर ले, आर्मी नहीं करेगी, आप पेमेंट काटिए। तो इंदिरा गांधी जी को, वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, उनको वो अध्यादेश वापस लेना पड़ा। तो आज ऐसे जनरल भी नहीं जो हमारे लिए लड़े भाई, नहीं है ही नहीं, वो अपने लिए लड़ते भी, अपने ही उनका पूरा नहीं पड़ा, हमारे लिए कौन लड़ेगा। इसलिए दोस्तों बोलता हूं, जो भी काम करो
सोच के करो, समझ के करो, अपना दिमाग लगे के करो। आज इतने हमारे मतलब वो हो चुके हैं सोशल मीडिया के ऊपर झूठ के पुलंदे, तो झूठ ही झूठ है, उस झूठ से बचो, सच के साथ चलो, और जो भी करो अपनी आत्मविश्वास से आगे बढ़ के करो, आपको मंजिल मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। अभी आप देख सकते हैं कि ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का न्यू दिल्ली का एक ऑर्डर 4 नवंबर 2022 को, जो कि आज लोकेंद्र साहब ने एक इंटरव्यू किया था, एडवोकेट जो हमारा OROP का केस भी लड़ रही है, और सारे ही जो केस है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ही वो लड़ती है। तो उन्होंने भी इसी केस को लड़के, क्योंकि ये जो पेंशन थी पहले, जो ये प्रोरेटा जो पेंशन ही बेनिफिट था, वो ओनली ऑफिसर्स को ही ग्रांट था। यानी कि ये मतलब ऑफिसर्स जब 10 साल नौकरी कर लेते थे, उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से NOC लेके फिर ये किसी भी मतलब कंपनी में जाते, जो चाहे तो वो सरकार के मार्फत होती या किसी गवर्नमेंट में जाते, स्टेट गवर्नमेंट में जाते, कहीं भी जाते, लेकिन जहाँ जाके ये ज्वाइन करते तो इनको 10 साल के बाद में जो अपना प्रो राटा पेंशन बेनिफिट ऑफिसर्स को मिलता था, लेकिन जेएसयू जवान को नहीं मिलता था। अब क्या है कि ये चीज़ लागू हो गई है 4 नवंबर को। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डी पेंशन एंड पॉलिसी में डिक्लेयर कर दी है, ठीक है ना, 2022 से। लेकिन लोगों को इसका पता नहीं है। कई बंदे आज है जो प्रीमेचर आगे पेंशन आके 10 साल के बाद में, और NOC लेके और आज नौकरी कर रहे हैं और नौकरी किया है, लेकिन वो इस चीज़ से वंचित है। तो इसमें मैं ये कह देता हूँ कि जो ये पॉलिसी जब से ऑफिसर्स के लिए लागू हुई है, ये भारत सरकार ने उसी डेट से इसको जेएसयू जुआर के लिए भी लागू की है। जो बंदे यानी कि 10 साल करके NOC के ऊपर बाहर आके स्टेट गवर्नमेंट की, सेमी स्टेटमेंट गवर्नमेंट की, या जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की, किसी की भी जो वो नौकरी कर रहे हैं, तो वो अपना ये इस पेंशन के लिए अपनी जो एप्लीकेशन डालें, और डाल के और जो प्रो रेट जो पेंशन बेनिफिट है उसको ग्रहण करें। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो निकल के सामने आई है, और इसमें हमारे हजारों के बंदे हैं जो बेनिफिशरी है। शुरू में जब ये ऑर्डर निकला था तो बहुत लोगों को नहीं मिली थी। 2018 में इसका वर्डिक्ट आ गया था, लेकिन 19 में कई लोगों ने जब सबमिट किया तो लोगों को नहीं मिला, तो फिर दोबारा डाला गया। लेकिन 4 नवंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको मान लिया और ये सबको लागू है, और कई लोगों को एरियर के साथ में उनको उनका पैसा मिला है। शर्त यही है कि 10 साल की नौकरी NOC के साथ में आप एयरफोर्स, नेवी, आर्मी से आउट हुए हैं और जाके आपने गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कहीं पर भी आपने जो नौकरी ज्वाइन की है, तो आपका ये पेंशन रेशियो बनता है उस सर्विस के रेशियो के हिसाब से, जो कि आप एप्लीकेबल है, आप ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। साथियों, आप सभी इस ईमेल के बारे में तो सब पढ़ ही चुके हैं। ये ORP 3 के लिए ही है, जो कि 1 जुलाई 24 से लागू होना है। इसमें रेफरेंस दिया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल के भारद्वाज साहब को, और ये दे कौन रहा है, ठीक है ना, एयरफोर्स का हेडक्वार्टर कौन दे रहा है, डायरेक्टर ऑफ एयर वेटनर्स, ठीक है ना। अब आप सोचिए कि कर्नल साहब ने चिट्ठी किसको लिखी थी, 3 सेना अध्यक्षों को और रक्षा मंत्री को, और अगर ये चिट्ठी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पेंशन सेल से, ठीक है ना, DSW से आता, तो हम मानते कि भाई कोई प्रोग्रेस ORP 3 पे हो रहा है। यानी कि जो ये चिट्ठी है ये रक्षा मंत्री जी तक गई नहीं है,
तीनों सेना के सेना अध्यक्षों में से एक अध्यक्ष ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर वेटरन ने, इन कर्नल साहब को जवाब दे दिया, ठीक है ना, और अच्छी तरह से जवाब दे दिया है कि जब तक, ठीक है ना, DESW भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, जब तक कोई इनिशिएशन नहीं लेती है तब तक कुछ भी नहीं है। जब वहाँ से सर्कुलर पहुँच जाएगा MOD का DESW में, तो वो PCDAP या इस पर काम करेगा, यानी कि मामला ख़त्म है। इसका हम आगे विवरण करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब साथियों, ये एक डिस्चार्ज का एक पेज है और ये किसी सार्जेंट का है, सार्जेंट रैंक, जो एयरफोर्स से है और वो रिटायर्ड हुए हैं 20 साल और 11 महीने। और इसमें क्लियर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, 20 ईयर्स रेगुलर सर्विस, और इसमें है ना प्रेजेंट टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट। अब आप यहाँ समझ सकते हैं टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट, यानी कि जब ये बंदा भर्ती हुआ था तब ये टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट के हिसाब से ये अपना 20 साल के बाद में हुआ है। अब यहाँ पर एयर वेटरन होता या कॉर्पोरल होता या सार्जेंट होता या समझ लो आप कि वो वारंट ऑफिसर होता या मास्टर वारंट ऑफिसर होता, कोई भी होता, वो 20 साल उनका टर्म्स कंडीशन जो उसका था, जैसे हमारा 15 साल आर्मी का है और नेवी का भी 20 साल है। तो कहने का मतलब है कि अब इनको प्रीमेचर में डालने का क्या मीनिंग हुआ, क्यों? ये कारण ये कि जो सार्जेंट का टर्म्स कंडीशन के बाद में, जो सार्जेंट बनने के बाद में ये 57 ईयर्स तक एक्सटेंशन, 6 ईयर्स 3 ईयर्स 6 ईयर्स 3 ईयर्स जो भी इनका रेगुलेशन है उसके हिसाब से बढ़ाते हुए 57 ईयर्स तक ये बंदा कर सकता था। तो नहीं किया, 20 साल किया और सार्जेंटी में वापस आ गया। तो अब इनको अगर उठा के बाहर फेंक रहे हैं कि आप प्रीमेचर हो गए, ऐसे ही आर्मी वालों के साथ हो रहा है, जो रैंक सर्विस नहीं किया पूरी उनको भी उठा के बाहर फेंक रहे हैं, ऐसे नेवी वालों को बाहर फेंक रहे हैं। ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि ये एक पर्टिकुलर बंदे का लेके कि देख लीजिए इसने अपने टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट पूरा कर लिया है। तो इन बंदों को कोर्ट में जाना ज़रूरी है और जो टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट की डेफिनेशन को भारत सरकार के साथ लागू करवानी पड़ेगी कि हमें पे कमीशन से बाहर मत करो। जय हिंद, जय भारत।